सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं राहुल बोधी, प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, मध्य प्रदेश। साथियों, आज का जो विषय है उस विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा वाक्य जो उससे संबंधित है वो मैं बताना चाहूँगा। साथियों, कुछ महीने पहले मुझे एक सज्जन की कॉल आई, फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आपका जो पॉम्पलेट है वो व्हाट्सएप पर हमने देखा, उसमें लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने कहा हाँ। तो बोले सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कोटेशन है वो सही कोटेशन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उन्होंने आगे मुझसे कहा कि सर, फिर दोनों में से कौन सा सही है? तो मैंने कहा, आपने जो कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, क्या इस कोटेशन से आपको लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, हो रहा है। तो मैंने कहा फिर आप उसे फॉलो करिए, जिस कोटेशन से लाभ हो आप उसे फॉलो करिए। तो उन्होंने कहा कि फिर ये शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि जिनको इस कोटेशन से लाभ हो रहा है वो ये लिख रहे होंगे, जिसको जिससे लाभ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न चलता रहा कि आखिर ये दोनों कोटेशन के ऊपर जो प्रश्न आया, तो ऐसे कई लोग होंगे जिनके मन में ये विचार होगा कि आखिर कौन सा सही है या क्या सही है। तो इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि आज का जो विषय है वो विषय है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, या शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो मैंने जब इस कोटेशन के ऊपर चिंतन मनन किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों कोटेशन सही है। दोनों कोटेशन सही है, अंतर केवल परिस्थितियों का है। कोटेशन दोनों सही है, अंतर केवल परिस्थितियों का है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, उन शब्दों के पीछे जो आंदोलन छुपा हुआ है उसको नहीं पकड़ पाते। इस वजह से वो कोई एक ही चीज पकड़कर बैठ जाते हैं। शब्द अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, उन शब्दों के पीछे उनका अर्थ होता है और अर्थ के पीछे आंदोलन होता है। अगर वो हमारे महापुरुषों द्वारा कोई बात, कोई कोटेशन कहा गया है तो उसके पीछे आंदोलन होता है, ना कि शब्द। शब्द तो केवल एक माध्यम है। तो हमारे लोग उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, उसके पीछे छुपे हुए आंदोलन को नहीं पकड़ते, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, ये रस्सी का एक सिरा पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही सही है, दूसरे सिरे को जानने की कोशिश नहीं करते। या सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरे पहलू को जानने की कोशिश नहीं करते। वो जानने के लिए उस रस्सी के दूसरे सिरे को जानने के लिए चलकर दूसरे सिरे तक जाना पड़ेगा। उसका दूसरा सिरा कहाँ है ये समझने के लिए चलकर जाना पड़ेगा। सिक्के का दूसरा पहलू देखने के लिए थोड़ा सा हाथों को कष्ट देना होगा, सिक्के को पलटना पड़ेगा। तो वो काम न करते हुए जो सामने दिख गया केवल उसे सही मान लेते हैं, जबकि उसके पीछे आंदोलन छुपा हुआ होता है, उसके पीछे कोई बात छुपी हुई होती है। उसे कहते हैं दूसरा पहलू जानना। तो अब हमारे लोग जो है वो दूसरा पहलू क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि पहला जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहला कारण ये है कि हमारे लोग जिस भी संगठन या जिस भी लीडरशिप को फॉलो करते हैं उसी
उसने जो कह दिया केवल उसी को मानते हैं, उसके ऊपर निष्पक्ष होकर चिंतन मनन नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई है तो उसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए, निष्पक्ष चिंतन मनन होना चाहिए। किंतु हमारा व्यक्ति जिस संगठन या जिनके साथ जुड़ा होता है वो केवल उसी पक्ष में बात करता है। उसका तर्क के आधार पर निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। कोई बात अगर कह दी गई हो तो उसको वैसे के वैसे स्वीकार कर लेना, ये तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। उसको समझकर स्वीकार करना चाहिए, उसको जानकर स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो दोनों कोटेशन है, ये दोनों कोटेशन अपनी जगह सही है। अंतर जो है वो केवल परिस्थितियों का है। तो जो परिस्थितियों का अंतर है उसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि जाति व्यवस्था ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कलंक है और इसे दूर करना चाहिए। अब ये बात किसी एक व्यक्ति को समझ में आई। तो जब किसी एक व्यक्ति को ये बात समझ में आई कि जाति व्यवस्था ये कलंक है, इसे दूर करना चाहिए, तो दूर करने के लिए वो सबसे पहला काम क्या करेगा? क्योंकि उसको समझ में आ गई, वो शिक्षित हो गया। सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था उसे समझ में आई कि भारत में जाति व्यवस्था है और इससे हमारे लोग दुखी है, पीड़ित है, इस दुख को मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई, इसका मतलब वो शिक्षित हो गया, उसे जानकारी हो गई। तो जानकारी होने पर वो सबसे पहला काम क्या करेगा? क्या वो अकेला झंडा डंडा लेकर चौराहे पर खड़ा हो जाएगा जाति व्यवस्था के विरोध में? नहीं होगा। तो क्या करेगा? वो लोगों को समझाएगा, लोगों को शिक्षित करेगा। शिक्षित करने के बाद जब एक जैसे विचारों के लोग उसे मिल जाएंगे, जाति व्यवस्था के विरोधी लोग उसे मिलेंगे, तो फिर उसका वो संगठन बनाएगा। तो पहले खुद ने इस बात को समझा, फिर लोगों को समझाया, लोगों को शिक्षित किया, शिक्षित करके फिर उनको संगठित करने का कार्य किया। और जब संगठित करने का कार्य किया तो ये संगठित करने का कार्य ये अलग अलग लेवल का कार्य है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस समस्या को लेकर चल रहे हैं वो किस लेवल की समस्या है, उस पर ये संगठित करने का कार्य निर्भर करता है। यदि हम किसी गांव की या मोहल्ले की समस्या को लेकर चिंतित है तो हमको बात समझ में आएगी, हमारे गांव में ये परेशानी है, हमारे मोहल्ले में परेशानी है। तो व्यक्ति क्या करेगा? वो गांव के 10-15 परिवारों को, 25 परिवारों को, 50 परिवारों को समझाएगा, उन्हें इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके वो अपने गांव की समस्या को लेकर संघर्ष करेगा। तो चूंकि गांव की समस्या एक बहुत छोटा क्षेत्र है गांव, तो 25-50 परिवारों में संपर्क करने के लिए उसको 2 से 3 दिन लगेंगे और लोगों को बात समझ में आएगी कि समस्या से जूझ रहे होंगे उस गांव में, उनको संगठित करेगा, संगठित करके संघर्ष शुरू कर देगा। तो संगठित करने के लिए 2-4 दिन का समय ही उसको लगा। तो गांव की समस्या अगर है तो उसको संगठित करने के लिए कम समय लगेगा। फिर वो समस्या, किसी व्यक्ति को समस्या समझ में आई तो अगर वो शहर की समस्या लेता है, फिर मध्य प्रदेश या किसी राज्य की समस्या लेता है, और अगर वो देश की समस्या लेता है, तो इतने बड़े देश की समस्या का समाधान करने के लिए
राष्ट्रीय स्तर की समस्या का समाधान करने के लिए उसे संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा। राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाकर फिर राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष करना होगा। तो पहले वो शिक्षित करता है, फिर राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए वो लगातार शिक्षित करने का अभियान चलाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा तो राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष होगा, तो राष्ट्रीय स्तर की समस्या का समाधान होगा। इसलिए वो लगातार शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब संगठन तो राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, जितनी संघर्ष के लिए जितनी आवश्यकता है वो संगठन तो राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। उस राष्ट्रीय स्तर का संगठन होने पर फिर ये जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो कोटेशन है, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनने तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जब राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया तो फिर ये कोटेशन चेंज हो जाता है। फिर क्या आता है कि लोगों को समझाओ, शिक्षित करो और फिर संघर्ष करो, और संघर्ष करने के बाद फिर संगठित करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संघर्ष करने के लिए मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट हमारी चाहिए, मिनिमम जितनी ताकत हमारी होनी चाहिए, वो हमने शिक्षित करो, संगठित करो, इस दो कार्यक्रम से हमने चलायमान रखा और राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया। इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन के माध्यम से फिर संघर्ष करते हैं और संघर्ष के दौरान जो लोग प्रभाव में आते हैं उनको फिर जोड़ने का कार्यक्रम चलाते हैं। तो शिक्षित करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, फिर संगठित करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया था तब संघर्ष करने के लिए संगठन जिस स्तर का होना चाहिए वो नहीं था, इसीलिए शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया, संगठित करने का कार्यक्रम चलाया और फिर संघर्ष करने का कार्यक्रम का नंबर आता है। लेकिन एक ताकत निर्माण होने के बाद, एक मिनिमम जो ताकत होनी चाहिए समस्या के समाधान के लिए, वो निर्माण होने के बाद उस ताकत का उपयोग संघर्ष के लिए किया जाता है और फिर संघर्ष के दौरान जो लोग संपर्क में आते हैं उनको फिर संगठित किया जाता है और फिर संघर्ष, फिर संगठित, फिर संघर्ष। तो इस तरीके से ये दोनों जो कोटेशन है ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आवश्यक है, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार उनका उपयोग होता है। परिस्थितियाँ कैसी है? अगर एक सिंगल व्यक्ति है और सिंगल व्यक्ति ये सोचे कि मैं पहले सीधे जाके संघर्ष करूंगा फिर संगठित करूंगा, तो वो तो सही रास्ता होगा नहीं, उससे मामला भी हल होने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को अगर ये बात समझ में आई तो उसे पहले लोगों को समझाना होगा, लोगों को शिक्षित बनाना होगा, फिर उन जिन लोगों को समझाया, जिनको ये बात समझ में आई, उनको संगठित करना होगा और समस्या जिस स्तर की है उस स्तर का संगठन बनाना होगा। उसके बाद संघर्ष का मामला चालू होता है। तो ये जो उदाहरण है ये बामसेप संगठन के ऊपर बराबर बैठता है। बामसेप ने क्या किया? बामसेप ने शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया और संगठित करने का कार्यक्रम चलाया। 1978 से लोगों को विभिन्न विषयों पर, विभिन्न महापुरुषों के इतिहास पर, उनके संघर्ष पर जन जागरण का अभियान चलाया, लोगों को शिक्षित किया, उनको समझदार बनाया, उनके जागृति का अभियान चलाया और साथ में संगठित करने का अभियान चलाया। तो शिक्षित करने का, संगठित करने का अभियान चलाया। लेकिन बामसेप के लोग ये जानते थे कि हम जिस समस्या को लेकर चल रहे हैं
या जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है। इस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा। राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने तक शिक्षित करो और संगठित करो का ही कार्यक्रम चलाना होगा। शिक्षित करो और संगठित करो। तो 1978 से लेकर अभी 2015 तक, लगभग 2015 तक शिक्षित करो और संगठित करने का अभियान ही पूरे भारत में चलाया गया वामशिप द्वारा। जो कि व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता है और राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए उसी रेशो में समय की आवश्यकता पड़ेगी। भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो इसमें करीब 35-40 साल लग गए राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा करने में। जब राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा हो गया, ये शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो के द्वारा शिक्षित करो, संगठित करो, ये दो ही कार्यक्रम चलाए गए जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया गया। और जब हम इस लायक हो गए कि राष्ट्रीय स्तर पर हम संघर्ष कर सकते हैं, तो तब क्या किया? अब क्या चल रहा है? अब संघर्ष किया जा रहा है, फिर जो लोग प्रभाव में आ रहे हैं उनको संगठित किया जा रहा है। अब संघर्ष करना, संगठित करना, उनको शिक्षित करना, फिर संघर्ष करना, फिर संगठित करना, फिर उनको शिक्षित करना। तो ये अभियान वामशिप द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए साथियों, किसी भी जो भी कोटेशन होता है, उस कोटेशन के पीछे छुपा हुआ आंदोलन होता है, न कि कोटेशन अपने आप में संपूर्णता लिए होता है। उसके पीछे आंदोलन छुपा हुआ होता है। उस आंदोलन को कोटेशन के साथ अगर हम जोड़कर देखते हैं तो उस कोटेशन का महत्व हमें समझ में आता है। केवल कोटेशन पकड़ लेने से आंदोलन समझ में आने वाला है नहीं। तो इसीलिए आज ये जो चर्चा का विषय रखा था, ये इसी बात को समझने के लिए कि हमने शब्दों के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे आंदोलन को समझना चाहिए। अगर हम आंदोलन को समझने का कार्य करते हैं तो शब्दों के अर्थ हमें अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये कल्पना करके देखनी चाहिए किसी भी विषय पर बात करने के लिए कि यदि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को समझ में आया, तब वो कौन सा कोटेशन फॉलो करेगा? तो स्वाभाविक है उसको जब बात समझ में आ गई तो लोगों को शिक्षित करने का काम करेगा और उन्हें संगठित करने का काम करेगा। अब वो शिक्षित करने का जो कार्य है, वो संगठित करने का कार्य है, वो उस व्यक्ति के उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्तर का उद्देश्य रखता है। वो जिस स्तर का उद्देश्य रखेगा उसी स्तर का संगठित करने का कार्य उसको करना होगा। अगर वो राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य रख रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का कार्य करना होगा, और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने के लिए उसे समय भी उतना ही अधिक लगेगा। जब एक मिनिमम संगठन जिस लेवल का होना चाहिए उस राष्ट्रीय स्तर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को जब वो फुलफिल करता है, तब जाकर संघर्ष करने का मामला खड़ा होता है। तो यही बात समझने के लिए, समझाने के लिए आज ये चर्चा का विषय रखा है। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।